Na प्लस Mg प्लस Al प्लस। इसको सॉल्व किया था पहले। सभी के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो। Na का 11 है एटॉमिक नंबर, 281 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये NH सेल है यानी लास्ट सेल है। ये सेकंड लास्ट के लिए पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या रहती है 0.85। तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 0.85, ये हो जाएगा 6.8। और ये थर्ड लास्ट सेल है, ये क्या हो गया वैलेंस सेल। ये सेकेंड NH सेल N-1 N-2। N-2 के लिए पर इलेक्ट्रॉन 1, तो 2 इंटू अब समेशन ऑफ सिग्मा की वैल्यू आ गई 8.80। अब Z एस्ट्रिक यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस 8.80, ये हो जाएगा 2.20। Na का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.20। अब Na प्लस का फाइंड करें। Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इन द NH सेल। अब ये NH सेल हो गया, ये N-1 सेल हो गया। तो NH सेल के 7 इलेक्ट्रॉन यानी 7 इंटू 0.35 कितना हो जाएगा 2.45। 2.45। फिर ये 2 इंटू 0.85, तो ये हो जाएगा अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 5, 11, 4.15, ये समेशन ऑफ सिग्मा आ गया। अब Z एस्ट्रिक कितना आ जाएगा, तो प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, माइनस 4.15, तो कितना हो जाएगा ये 6.85। 85। हाँ, अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na से Na प्लस का अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ सेल कंपेयर करें तो यहाँ 3 सेल्स हैं, यहाँ 2 ही सेल हैं। तो इस हिसाब से Na प्लस स्मॉलर देन Na प्लस Na से स्मॉलर रहेगा। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब अपन आए Mg प्लस। Mg प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 11, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 281। अब इसमें ये NH सेल हो जाएगा, ये N-1, ये N-2। तो अब यहाँ पर
n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू 0.85, तो ये 6.80 हो जाएगा। और ये 2 इंटू 1.00 सोडियम की तरह ये हो जाएगा। अब समेशन ऑफ सिग्मा आ जाएगा 8.80। जेड एस्टिक एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 प्रोटॉन कंटेन कर रहा होगा ये, माइनस 8.80, तो ये हो जाएगा 3.20। ठीक है, 3.20। अब Al प्लस पर जाएंगे। Al प्लस 13 एटॉमिक नंबर, 12 इलेक्ट्रॉन, 282, ये NH सेल, ये n-1, ये n-2। अब NH सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 करेंगे, 0.35, फिर 8 इंटू 0.85, 6.80, फिर 2 इंटू 1.00, 2.00। अब इसका समेशन करेंगे, तो समेशन ऑफ सिग्मा ये आ जाएगा 5, 3, 8, 11 और 6 to 7, 6 to 8 and 1 9, 9.15। अब जेड एस्ट्रिक इसका आ जाएगा 13 माइनस 9.15, तो कितना आ जाएगा ये 8, 5, 10, 3.85। ठीक। अब सभी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपन देखें, तो Na का क्या आया था, 2.20 आया था। Na प्लस का क्या आया था, Na प्लस का 6.85। अब Mg प्लस का आया 3.20। Al प्लस का आया 3.85। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा रहेगा, तो अब इसमें न्यूक्लियर चार्ज और सेल नंबर भी ध्यान देना पड़ेगा। इनके पास, इसके पास 3 सेल्स हैं, इसके पास 3 सेल्स हैं, मालूम है ये सबको। इसके पास सिर्फ 2 सेल हैं। ये समझ में आ रहा है। अब 3 सेल वालों से 2 सेल वाला तो छोटा होगा ही, तो Na प्लस सबसे छोटा हो जाएगा इधर। अब इनमें देखें तो नंबर ऑफ सेल सेम है, तो जब नंबर ऑफ सेल सेम है तो जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो सबसे छोटा। तो इन तीनों में किसमें, Na, Mg प्लस और Al प्लस में Al प्लस सबसे छोटा रहेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा Al प्लस हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा Mg प्लस हो गया, और फिर Na प्लस, नहीं फिर Na। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। आया समझ में। तो
तो साइज में अरेंज करने में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे सोचना पड़ता, वो समझ में आया कि नहीं? yes. हम्म, तो कुछ भी टफ नहीं है, बस अगर अपन ने उसको टफ के तरीके से देखा तो टफ लगेगा। सब कुछ इजी है, लॉजिकली डिफाइन है, वो लॉजिक्स को प्रॉपर समझते चलना है बस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो था, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस F नेगेटिव O डाई नेगेटिव, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। बताओ इसको भी सॉल्व करके बताएं क्या? इसका ऑर्डर तो सीधा ये है कि अगर जब सारे स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो इसमें क्या है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस पर 10 है, Mg2 प्लस पर 10 है, Al3 पर 10, F नेगेटिव 10, O डाई नेगेटिव 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब स्पीसीज हैं तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना वो छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट का लॉजिक वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन वो पूरा अप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो सीधे अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का साइज़ को अरेंज कराया जाएगा तो अपन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना छोटा साइज़, जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज़। और इसके भी लॉजिक में अगर जाएंगे तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे सेल नंबर सेम होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा। तो फाइनली इतना ही याद रखें कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसमें होगा वो उसको सबसे छोटा साइज़ बोलेंगे अपन। तो यहाँ Al3 प्लस, उससे बड़ा Mg2 प्लस, उससे बड़ा Na प्लस, उससे बड़ा F नेगेटिव और सबसे बड़ा O डाई नेगेटिव, ये ऑर्डर आ जाएगा इसका। और चाहो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके फिर अरेंज करो, तब भी यही ऑर्डर मिलेगा अपन को। तो ये साइज के बारे में समझ में आया, और साइज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैसा रोल रहता है, ये सब समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हम्म, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर अपन को ये बोला जाए Li B B B C N O F, इनको अगर साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सबका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनमें भी सभी क्या हो जाएगा, जैसे इसका 3 होता है तो 2,1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका 4 होता है एटॉमिक नंबर 2,2 हो जाएगा,
इसका 5 2,3 हो जाएगा, इसका 6 2,4 हो जाएगा, इसका 7 2,5 हो जाएगा, इसका 8 2,6 हो जाएगा, इसका 9 2,5 हो जाएगा। यानी सबके पास सेकंड सेल तक ही ये इलेक्ट्रॉन है, बस एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट हैं। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और जब सेल नंबर सेम होते हैं तो फाइनल डिसीजन साइज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही लेता है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना साइज छोटा। ठीक उस हिसाब से ये जो ऑर्डर लिखा है, इट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अगर इसको वेरीफाई करना है तो सभी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेना, तरीका वही है। तो ऑटोमेटिकली एफ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए वो सबसे छोटा रहेगा। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन कब लेंगे, जब नंबर ऑफ सेल्स सभी में सेम होंगे तब ले लेंगे, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तब ले लेंगे। अगर किसी में नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं तो फिर जो जिसमें बढ़ गए हैं उसी का साइज थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, सेल को श्रिंक करता है। तो सेकंड सेल में अगर सारे हैं तो उसको श्रिंक करता जाएगा, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा सेल श्रिंक होगा तो साइज छोटा होगा। अब वो ये नहीं कर सकता कि थर्ड सेल को श्रिंक करके सेकंड सेल से छोटा बना दे, ये नहीं कर सकता। थर्ड सेल बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा, बस उसके जो डिफरेंस साइज का जो डिफरेंस होगा वो कम कर सकता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर कुछ स्पीसीज सेकंड सेल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रहा है, कुछ का थर्ड पर, तो थर्ड वाले हमेशा बड़े होंगे सेकंड वाले से। ठीक, तो ये सब लॉजिक अपन को लगाने पड़ेंगे, तब अपन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर अपन ने सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीखा और वही सबका कैलकुलेट कर रहे बार बार, तो एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे पूरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने में। तो ये लॉजिक्स भी दिमाग में होने चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए, तब 2 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने को भी आ सकता है। एटॉमिक रेडियाई वर्सेस ऐसे एलिमेंट दे दिए जाएंगे, कैसा, यहाँ एटॉमिक रेडियस वर्सेस एलिमेंट, यहाँ मान लो Li दे दिया, बी सी एन ओ एफ। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा बताओ। तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग रहेगा, decreasing, हाँ डिक्रीजिंग। और ये कोई गारंटी नहीं है कि लीनियर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, पर डिक्रीजिंग ग्राफ दिखना चाहिए, ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। क्या होता है ये, तो ये होता है मिनिमम
amount of energy required to remove an electron from the outermost cell of any isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसेस एटम से के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये एनर्जी के बारे में अपन अंदाज़ा कैसे लगाते, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझे ध्यान से। ये न्यूक्लियस, सपोज ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ये सोच पा रहे कि अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो उसको वहाँ से रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी। ठीक, समझ में आया ये बात। अब ये इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है उसमें कई चीज़ें काम करती हैं, तो उनको अपन फैक्टर समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज। साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा उसका, क्योंकि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों एक चार्ज स्पीसीज हैं, तो यहाँ कूलॉम्स लॉ काम करेगा। कूलॉम्स लॉ में क्या होता था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता था? इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता था R। अगर R बढ़ेगा तो पक्का है फोर्स कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ये फोर्स है। तो R का बढ़ना यानी साइज का बढ़ना, साइज बढ़ेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ऐसे सोचना है अपन। रियल में ये है, साइज अगर बढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज छोटा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट फैक्टर साइज पर ये डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड एस्ट्रिक, इस पर डिपेंड करेगा। अब बताएं जेड एस्ट्रिक अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी। बढ़ेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है। तो जब भी कोई स्पेसीज दिए रहेंगे, एटम आयन जो भी दिए रहेंगे, उसमें अगर अपन को आयोनाइजेशन एनर्जी
का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर को बनाना है तो ऐसे लॉजिक अपन लगाएंगे। साइज देख लेंगे, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, और भी फैक्टर हैं वो भी देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब स्टेबल कौन होता है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल। ये किसके लिए? डी एंड एफ के लिए। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते ही क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की पहचान कैसे होगी? जैसे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में 8 आ जाए, समझ जाए स्टेबल है। हीलियम हीलियम में क्या होता? फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल होता। जब फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट सेल इज लास्ट सेल तो 2 इलेक्ट्रॉन आते ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, हीलियम की तरह। और बाकी सभी में लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस सेल में तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा है। अभी उसको अपन समझेंगे और डिटेल में। अभी इतनी बात याद रखें कि साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर एक होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता कि जो सेम सेल के, जैसे NS, NP, ND, NF, ये सब सेल हैं। तो इसमें जो जब सेल सेम हो, बस ये ध्यान रखेंगे, जो सेम सेल के SPDF सब सेल हैं उसमें S सबसे नियरर टू द न्यूक्लियस होता है। ठीक, जैसे अपन 4S, 4P, 4D, 4F को कंपेयर करेंगे, चारों भी फोर्थ सेल के ही सब सेल हैं। तो चारों भी फोर्थ सेल के ही सब सेल हैं। अब इन चारों में अगर कंपेयर करा जाए कि सबसे नियरेस्ट कौन, न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट 4S होगा। इसको पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस फोर एस से ज़्यादा 4P, 4P से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 4F। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन 4S में है और किसी दूसरे स्पीसीज के 4P में है तो 4S नियरर टू द न्यूक्लियस होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं। ठीक, एक और होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्लूड हो जाता है। फिफ्थ फैक्टर है
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट वही होता है जो अपन ने पढ़ा था, रिपल्सन बिटवीन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो जो रिपल्सन बिटवीन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन है, वहीं से स्लेटर कांस्टेंट सिग्मा आया, समेशन ऑफ सिग्मा को माइनस किया, जो माइनस में जा रहा है दैट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जब अपन जेड एस्ट्रिक काउंट करते हैं, ऐसे फार्मूला अप्लाई करते, जेड एस्ट्रिक इक्वल टू जेड माइनस समेशन ऑफ सिग्मा। तो ये समेशन ऑफ सिग्मा जो है, इट इज रिपल्सन बिटवीन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ इंक्लूड हो गया। अगर अपन अलग से सोचें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, अगर ये बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा, जितना ये कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो उसके कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। इसका मतलब अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते कि आयोनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, अब देखेंगे कि जैसे कि अपन को ये दे दिया है Na Mg, दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? आउट ऑफ Na एंड Mg विच वन हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी? Na. तो उसके लिए अपन को ऐसे नहीं सोचना है, पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेना है, ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाना है, अंदाज़ा लगाएंगे गलत हो सकता है। तो अपन प्रॉपर तरीके से जाएं। Na11 कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक। अपन को याद है कि Na का अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया था तो 2.20 आया था। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद है सभी को? है, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन अपन ने कैलकुलेट किया था तो वो लिख लिया। Mg का 12282, इसका कैलकुलेट कर लेते क्योंकि अपन ने वहाँ Mg प्लस का किया था, Mg का नहीं किया था। Mg का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Mg का कैलकुलेट करने में क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 0.35, तो ये 0.35 हो गया। फिर 8 इंटू 0.85 तो 6.80 हो गया। फिर 2 इंटू 1.00 2.00 हो गया। अब इसका समेशन ऑफ सिग्मा, ये 5 8 3 11 और 6 2 9 9.15। अब जेड एस्ट्रिक ऑफ Mg इक्वल टू 12 माइनस 9.15, कितना हो गया? 85 2.85, ठीक। अब सेल नंबर देखिए,
तो इसके पास भी 3 सेल्स हैं और इसके पास भी 3 सेल हैं। तो सेल वाला कुछ भी रोल प्ले नहीं कर पाएगा यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में, सेल तो सेम है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, यानी mg का साइज Na से छोटा होगा, एक बात। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस मैक्सिमम होगा। तो Na और mg में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स किस में ज़्यादा होगा? बताएं। Na एंड mg दोनों में देख रहे हैं अपन, Na का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है और mg का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ 2 में एक जो 1 होगा वो रिमेनिंग 1 का रिपल्सन काउंट किया अपन ने। तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है? बताएं। mg, क्योंकि mg का एक तो साइज भी छोटा हो जा रहा है दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी mg का ज़्यादा आ रहा है Na से। तो mg का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा Na के कंपैरिजन में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि mg से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपन को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। Therefore, ionization energy of mg is greater than Na। ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो साइंस में क्या है, अंदाज़ा नहीं लगाएं। अंदाज़ा कब लगता है? जब अपन लॉजिकली पूरा उसको वेरीफाई कर लें। हाँ, ऐसे नहीं कि अपन ने देखा क्वेश्चन और तुरंत आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। उसके सफिशिएंट लॉजिक्स जो उसमें लगने चाहिए वो लगाएं, फिर अपन सोचेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ और होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में। IE1, IE2, IE3 ऐसे करके रहती है, IE4, IE5 ऐसे। तो IE1 का मीनिंग क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो IE1 सबसे आउटर मोस्ट। अब इसके बाद वाले को तो अपन सेकेंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो उसको IE2 बोलेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस चार्ज आ गया, फिर अपन ने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहा तो दैट इज नॉन एज IE2। IE3 किसे बोलेंगे? थर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। थर्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया, 2 निकल गए, अब थर्ड वाले को निकालना है तो उसकी कितनी एनर्जी लगेगी थर्ड वाले को निकालने के लिए, वो IE3 बोली जाएगी। समझ में आया? IE3, IE1, IE2, IE3 क्या होते, ये समझ में आया? हाँ। अब अगर अपन को ये बोला जाए Al है 13 इसका एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन
283 होता है। इसका IE1, IE2, IE3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो कैसे अरेंज करेंगे? तो कैसे अरेंज करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन Al का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, फिर Al प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फिर Al2 प्लस का करेंगे। उनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग IE1, IE2, IE3 को अरेंज करेंगे। बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा। पहले Al का कैलकुलेट करेंगे, तो Al के लिए जो अपन को समेशन ऑफ सिग्मा फाइंड करना है वो कैसे करेंगे? Al के लिए फॉर Al है, तो 282 पर अप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0.35, 0.70, 8 इंटू 0.85, 6.80, और 2 इंटू 1.00, 2.00। इसको समेशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू 0, 8, 7, 15, 6, 2, 8, 9, 9.50। अब Z एस्ट्रिक ऑफ Al इक्वल टू 13 माइनस 9.50, कितना आ जाएगा? 5, 10, 3.50। ठीक, ये Al का आ गया। अब ये कब होगा? IE1 पर ये काम करेगा, IE1 डिसाइड करने में ये काम करेगा। अब फॉर Al प्लस जब अपन कैलकुलेट करेंगे, फॉर Al प्लस क्या हो जाएगा? 28। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे उससे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। पहले था Al का 283 था, लास्ट इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगा, तो ये इसका अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके लिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपन को। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 0.35, 8 इंटू 0.85, 2 इंटू 1.00 ऐड कर देंगे। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Al प्लस ये आ जाएगा 13 माइनस, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी 13 ही है, माइनस 9.15। अब कितना आ जाएगा? ये 8, 5, 10, 3.85। तो अब देखो, इससे थोड़ा सा ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो IE1 से IE2 ग्रेटर हो जाएगा। फिर IE3 के लिए Al2 प्लस ले लेंगे। फॉर Al2 प्लस, इसके लिए ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, तो अपन बोल देंगे सीधे IE1 से IE2 ग्रेटर है और IE2 से IE3 ग्रेटर है। आया समझ में?
और ये हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए IE2 IE1 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, IE3 IE2 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, किसी के लिए भी। ये अपन ने Al के लिए किया, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट के लिए अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रख सकते हैं अपन, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कार्बन हो, कुछ भी हो। IE1 से IE2 ऑलवेज ग्रेटर, IE3 ऑलवेज ग्रेटर देन IE2। ये हमेशा ऐसा ही ऑर्डर अपन को मिलता है। ठीक, अब एक और देखो खास बात इसमें, जैसे अपन Na का IE1 और IE2 को कंपेयर करें, तो Na का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपन ने ऑलरेडी फाइंड किया है, जो कि आता था 2.20। Na प्लस का क्या आता है, ये भी अपन ने कैलकुलेट किया है, कितना आया था, पीछे देख लेते हैं, 6.85 आया था, 6.85। ठीक, अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर अपन कंपेयर करें IE1 IE2 को, तो क्या होना चाहिए, Na का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना है, यानी Na का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इतना प्रोटॉन के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, और जब Na प्लस का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इतने प्रोटॉन के बराबर फील कर रहा होगा, जो कि इससे कम से कम 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रेटर फोर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा साइन लगाएंगे अपन, IE2 वेरी वेरी ग्रेटर देन IE1 ऑफ Na। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें लॉजिक देखें, लॉजिक क्या लग रहा है कि जब भी अपन ने Na से इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान से समझना इसको, 281, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, Na प्लस से निकालेंगे तो अब हो गया 28, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। अब 288 क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल से अगर निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए IE2 वेरी वेरी ग्रेटर देन IE1 इन केस ऑफ Na। तो यहाँ से ये सीखने को मिला कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वेरी वेरी ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा। अब Mg के लिए अगर यही चीज़ अपन इतना समझने के बाद Mg के लिए ये ऑर्डर बनाए, तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो IE1 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा एक, IE2 281 के लिए होगा, IE3 अगर इसका करेंगे तो 28 के लिए होगा। तो IE1 से IE2 ग्रेटर और IE3 वेरी वेरी ग्रेटर। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये भी स्टेबल हो जा रहा है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, देयरफॉर IE3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IE2 इन केस ऑफ Mg।